मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुस्मिता कुशवाहा माधव ग्रुप ऑफ ITI में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आप लोग को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ा रही हूँ सेकेंड ईयर की। अपन टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है वो पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो अपन पढ़ रहे थे टर्मिनोलॉजी में हमने देखा था सिंक्रोनस स्पीड देखे थे। तो इसका हमने फॉर्मूला देखा था NS = 120 F/S/P। सेकेंड हमने देखा था स्लिप। तो स्लिप में हमने परसेंट देखा था। स्लिप में परसेंटेज स्लिप कैसे निकालते हैं। तो NS - NR/NS × 100। और अगर हमें अंशीय स्लिप निकालना है तो हमारा फॉर्मूला बन रहा था NS - NR/NS। आगे हमने देखा था रोटर स्पीड NR से प्रदर्शित कर रहे थे। इसका फॉर्मूला था रोटर स्पीड के लिए हमने स्लिप से ही फॉर्मूला वो किया था। स्लिप का हमारा NS - NR/NS। यहीं से हम रोटर की स्पीड भी निकाल सकते हैं जो हमारा स्लिप का फॉर्मूला है। अगर हमें स्लिप मिल जाए और सिंक्रोनस स्पीड मिल जाए तो हम रोटर स्पीड फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने देखा था रोटर EMF। तो रोटर EMF कैसे इंड्यूस होता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के द्वारा इंड्यूस होता है। जैसे ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में भी ट्रांसफॉर्मेशन यानी म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा EMF इंड्यूस होता है। हमने देखा था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफार्मर का ये होता है N2/N1 = V2/V1 = E2/E1। और जो करंट होता है वो अपोजिट होता है I1/I2। तो हम एक ट्रांसफार्मर की तरह इंडक्शन मोटर को एज्यूम करके EMF निकाल रहे थे। जैसे ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती हैं, एक होती है इस तरह से प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग में देते हैं और यहाँ पर कोई भी सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर गैप होता है। और इस तरह म्यूचुअल इंडक्शन के द्वारा सेकेंडरी में EMF इंड्यूस होता है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है और इंडक्शन मोटर तो लगभग सेम प्रिंसिपल काम करते हैं। बस ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जबकि मोटर में रोटेटिंग पार्ट होता है। तो यहाँ पर हम इसी से रिलेट करके हम देखते हैं कि यदि स्टेटर का वोल्टेज या EMF E1 है और स्टेटर में वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न N1 है स्टेटर के, तो रोटर में जो EMF इंड्यूस होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, E2। अगर हम E2 मान लें और नंबर ऑफ टर्न N2 मान लें तो हमारा रोटर का इंड्यूस्ड EMF निकालने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को E2/E1 = N2/N1 के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ से हम रोटर EMF फाइंड कर रहे हैं। E2 = E1 × N2/N1। ये हमारा रोटर में इंड्यूस्ड EMF करने का फॉर्मूला है। जो भी आंसर आएगा वो वोल्ट में आएगा, क्योंकि ये EMF या वोल्टेज दोनों की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। फिर अब हम अगला टर्मिनोलॉजी देखते हैं, शब्दावली देखते हैं। रोटर करंट। अगर हम स्टेटर की करंट I1 मान लें, स्टेटर करंट I1, क्योंकि एक स्टेटर में भी करंट है
और तो रोटर का करंट I2 मान सकते हैं। I2 या IR भी कह सकते हैं रोटर करंट। तो हमने देखा था कि रोटर में जो भी EMF इंड्यूस हो रहा था वहाँ पर रोटर हमारा शॉर्ट सर्किटेड था, तो करंट I2 फ्लो होती है वहाँ पर। तो अपन करंट की परिभाषा बना सकते हैं कि इंडक्शन मोटर में रोटर करंट इंड्यूस्ड वोल्टेज तथा इम्पीडेंस का अनुपात होती है। इंड्यूस्ड EMF तथा इम्पीडेंस का अनुपात होती है। ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है ओम के नियम से V = IR होता है। ओम के नियम से V = IR होता है, तो I = V/R हो जाएगा। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास, क्योंकि कॉइल है तो वो शुद्ध उसमें रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टेंस भी होगा, दोनों ही चीज़ें होती हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हमें एक इम्पीडेंस प्राप्त हो जाता है। इम्पीडेंस मैं आगे बताती हूँ क्या होता है। अभी हम रोटर करंट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ओम के नियम से ही रोटर करंट यानी जो हमारा करंट का फॉर्मूला होता है उसे यहाँ पर देखते हैं। तो हमने देखा कि रोटर करंट इंड्यूस्ड EMF, रोटर में इंड्यूस्ड EMF E2 और इम्पीडेंस, रोटर इम्पीडेंस Z2। अगर स्टेटर का इम्पीडेंस 1 है तो Z1 है, तो हम रोटर का इम्पीडेंस Z2 मान रहे हैं। तो इस तरह ओम के नियम से हमारा रोटर करंट का फॉर्मूला बन जाता है E2/Z2, जहाँ I2 रोटर करंट है एम्पियर में, E2 रोटर में इंड्यूस्ड EMF वोल्ट में और Z2 रोटर इम्पीडेंस ओम में। इम्पीडेंस की इकाई ओम होती है और इम्पीडेंस का फॉर्मूला थोड़ा सा मैं बता दूं। इम्पीडेंस = होता है √R² + XL²। L के फॉर्म में L लिखेंगे, C के अगर कैपेसिटेंस है तो XC लिखते हैं, और XL क्या होता है यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसकी भी यूनिट ओम ही होती है। फिर हम इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वह तो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, लेकिन जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से कुछ कम स्पीड में रोटेट करता है, यानी यहाँ पर स्लिप होती है। तो अगर हम स्लिप को भी ऐड कर दें यहाँ पर, जैसे I2 = E2/, सबसे पहले तो यहाँ पर हम Z इम्पीडेंस का मान लिख लेते हैं R² + XL², और यहाँ पर क्या करते हैं स्लिप के साथ रोटर करंट फाइंड कर लेते हैं। तो स्लिप के साथ देखिए I2 = SE2/R² + SXL²। ये हमारी स्लिप आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से इस तरह इस फॉर्मूले से हम रोटर करंट फाइंड कर सकते हैं। अगला टर्म है पावर फैक्टर। इसे हम हिंदी में शक्ति गुणक कहते हैं। तो पावर फैक्टर, हम इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर
देखना चाहते हैं, हमने 2 मोटर पढ़ा है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो उसका पावर फैक्टर 0.7 से 0.8 तक होता है, और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर है वो 0.8 से 0.9 तक होता है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, पावर फैक्टर हमें 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर देखना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पावर फैक्टर एक्चुअली होता क्या है। तो अगर हम पावर फैक्टर की डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो एसी परिपथ में एक्टिव पावर, एसी परिपथ में एक्टिव पावर मीन्स वास्तविक शक्ति एवं अपरेंट पावर यानी आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। ये हमारी फर्स्ट परिभाषा है। हमारे पास 3 परिभाषाएं हैं पावर फैक्टर के लिए। तो हम फर्स्ट देखते हैं रिलेशन। एक्टिव पावर यानी वास्तविक शक्ति और अपरेंट पावर का अनुपात क्या कहलाता है? पावर फैक्टर कहलाता है। अब हम अभी शॉर्ट में देखते हैं, मैं डिटेल में बता रही हूँ कि वास्तविक शक्ति क्या है, आभासी शक्ति क्या है। वैसे आप देखेंगे फर्स्ट ईयर में है ये चीज़ें, तो फिर भी मैं रिवाइज करवा देती हूँ। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ। तो आप एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है, एक्टिव पावर हमारी वाट फुल पावर होती है, और इसी को यूज़फुल पावर कहते हैं। इसी को यूज़फुल यानी उपयोगी पावर होती है। वाट युक्त होती है और ये पावर उपयोगी होती है। इसको फॉर्मूले के रूप में VI cos phi लिखा जाता है। एक्टिव पावर का फॉर्मूला जो होता है VI cos phi, और इसकी इकाई वाट होती है। और अपन अपरेंट पावर की बात अगर करें, अपरेंट पावर, तो इसका फॉर्मूला होता है V × I यानी वोल्टेज इंटू करेंट। तो इसकी इकाई अगर हम किलो में निकाल रहे हैं तो ये किलोवाट हो जाएगा, और वोल्टेज की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। करंट की इकाई एम्पियर होती है, और टोटल इकाई इसकी क्या बन जाती है? kVA। तो ये इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारा जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला नया इस तरह बन जाता है VI cos phi अपान V अपान I। तो यहाँ से VI से VI कैंसिल हो जाता है, और जो पावर फैक्टर बचता है वो cos phi बचता है। तो हमने देखा यहाँ से हमें एक और चीज़ मिल रही है, cos phi। cos phi क्या होता है? AC परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच कोसाइन एंगल, कोज्या, हिंदी में कोज्या बोलते हैं। AC परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच कोसाइन कोण की कोसाइन को यानी कोज्या को पावर फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर एक परिभाषा हमें यहाँ से मिल जाती है कि AC परिपथ में वोल्टेज एवं करंट के बीच के AC परिपथ में वोल्टेज एवं करंट के बीच बने कोण की कोज्या, इंग्लिश में कोसाइन, को पावर फैक्टर कहते हैं, यानी शक्ति गुणक पावर फैक्टर कहते हैं। आप लोग जब भी वीडियो देखिएगा, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेके बैठिए और आप कोशिश करिए कि
एक एक टॉपिक के नोट्स बनाते जाएं ताकि आगे भी हमें एग्ज़ाम टाइम में हेल्प मिल जाए नोट्स से। आपका पूरा डेटा एक ही जगह रहेगा, तो कोशिश करिएगा नोट्स बनाएं और डेली वीडियो देखें। और उससे जहाँ नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं यहाँ पे समझ में नहीं आया है। तो यहाँ तक अपन की दो परिभाषाएं पावर फैक्टर की मिल जाती हैं। एक तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात होता है पावर फैक्टर। दूसरा वो एसी परिपथ में वोल्टेज एवं करंट के बीच बने कोण की कोसाइन को पावर फैक्टर कहते हैं। और अगला है, तीसरी परिभाषा क्या बनती है इसकी, एसी परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा रेजिस्टेंस एवं इम्पीडेंस का अनुपात कॉस फाई यानी पावर फैक्टर कहलाता है। अगला हमें ये भी पता है कि कॉस फाई इक्वल टू आर अपान जेड, कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड भी होता है, जहाँ आर क्या है, रेजिस्टेंस है, और जेड इम्पीडेंस है। तो एक परिभाषा हम यहाँ से बना रहे हैं, या बनती है, क्या बनती है, एसी परिपथ में प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, तो हमें पावर फैक्टर की यहाँ से 3 परिभाषाएं मिल जाती हैं। अब हम वापस आते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, वहाँ पे हम पावर फैक्टर को कैसे लिखेंगे। तो देखिए, फिर हम देखते हैं थोड़ा सा और इसमें डिटेल में समझते हैं पावर फैक्टर को, कि पावर फैक्टर का मान कैसे कहाँ पर लिया जाता है। यानी अगर हम देखें एसी परिपथ में कि कब यूनिटी होगा, कब लीडिंग होगा, कब लैगिंग होगा, ये चीज़ें देखते हैं। तो पावर फैक्टर में को 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला यूनिटी यानी इकाई पावर फैक्टर, इकाई मीन्स 1, 1। तो ये पावर फैक्टर एसी परिपथ में कब आएगा, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों ही बराबर होंगे। एक्ससी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। तो यदि दोनों ही रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बराबर है, तो वहाँ पर यूनिटी पावर फैक्टर होता है। फिर अगला है लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग यानी अग्रगामी। तो यहाँ हम देखते हैं जब XC इज ग्रेटर देन XL, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज़्यादा होगा, तब लीडिंग पावर फैक्टर होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर करंट जो है वोल्टेज से आगे रहता है, करंट वोल्टेज से आगे रहता है, और यूनिटी पावर फैक्टर में दोनों इन फेज रहते हैं। इन फेज मीन्स जैसे यहाँ पर हम देखें तो वोल्टेज और करंट दोनों ही साथ साथ चलते हैं, और लीडिंग में ये वोल्टेज है और यहाँ पर करंट जो है वो आगे चलता है। इसी तरह अपन अगर लैगिंग की बात करें तो लैगिंग पावर फैक्टर में XL इज ग्रेटर देन XC, XL जो है XC से ज़्यादा होता है,
यानी यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज़्यादा है तो वहाँ पर पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा। लैगिंग का मीन्स क्या होता है, वोल्टेज करंट से आगे होगा, वोल्टेज करंट से आगे होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा पावर फैक्टर, एसी परिपथ में पावर फैक्टर क्या होता है। इसके बाद हमने इम्पीडेंस का भी नाम लिया है, तो थोड़ा सा इसे भी समझ लेते हैं कि इम्पीडेंस क्या होता है। अब हम हमेशा कहते हैं, पढ़ते हैं प्योर इंडक्टिव परिपथ या इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट या प्योर कैपेसिटिव सर्किट। यानी हम ये कहते हैं कि वाइंडिंग है